बच्चों नमस्कार सभी को। देखिए बेटा, इकोनॉमिक्स में फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स पढ़ लिए। यही 2 क्लासेज में हमने इसके बारे में कुछ सीखा है। अब इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। आज ये लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा। और आपके यूटी एग्ज़ाम में जो हमारा अभी होने वाला है 15 जून को, उसमें एक तो चैप्टर नंबर 9 जिसमें कि एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है, एक तो वो आएगा। चैप्टर नंबर 11, 10 और 12 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर से दोबारा रिवीजन करेंगे, क्लासरूम में आएंगे तब। फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये 2 चैप्टर बेटा आपको UT1 जो कि जून 15 को होने वाला है, उसमें ये 2 चैप्टर आपके आएंगे। आपको सिलेबस भेजा भी जा चुका है, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर के जो प्रोविजंस हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। देखिए बेटा, ये हमारा लेक्चर 3 है और ये लास्ट लेक्चर रहेगा हमारे इस चैप्टर का। देखिए, पेज नंबर 10 तक हमने कर लिए थे। पेज नंबर 11 पे हम आते हैं और पेज नंबर 11 पर लिखा है कि एक्सचेंज रेट का पहले गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम हुआ करता था। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। पहले एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम यूज होता था। यानी कि होता क्या था इसमें कि हर देश की करेंसी को गोल्ड में मेजर किया जाता था। $1 10 ग्राम गोल्ड के बराबर है। 1 पाउंड 5 ग्राम गोल्ड के बराबर है। 1 येन जापान की करेंसी है, पाउंड ब्रिटेन की और डॉलर यूएस की। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा जब करेंसी आपस में एक्सचेंज होती है तो डॉलर को हमेशा बेस लिया जाता है। डॉलर के बेस पर ही सारी करेंसीज का रेट जो है फिक्स किया जाता है। सबसे बड़ी करेंसीज को माना जाता है। तो हमने क्या किया, हर देश की करेंसी को गोल्ड में मेजर कर लिया और फिर जब इनमें एक्सचेंज करेंगे, जैसे हम यहाँ कहते हैं $1 = 2 पाउंड, मैं कह सकता हूँ वैसे। क्यों? क्योंकि ये अगर 10 ग्राम के बराबर है तो ये तो 5 के बराबर है, इसकी 2 यूनिट चाहिए, यानी कि 2 पाउंड $1 के बराबर होंगे। तो $1 जिसको खरीदना है उसको 2 पाउंड के बराबर पैसा देना पड़ेगा। तो पहले इस प्रकार का जो सिस्टम है गोल्ड रिजर्व का, वो हमारा फॉलो होता था एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के लिए, ठीक बेटा। तो ये था हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, या ये जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था उसका ओल्ड वेरिएशन भी हम कह सकते हैं। जो गवर्नमेंट आज के टाइम में फिक्स करती है एक्सचेंज रेट, उसका ओल्ड वर्जन भी हम इसको कह सकते हैं। फिर नीचे लिखा है कि इसको मिंट पार ऑफ एक्सचेंज या मिंट पैरिटी भी कहते हैं। ये एक नंबर के क्वेश्चन में काम आ सकते हैं कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था उसको और किस किस नाम से जाना जाता है। एक तो ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मिंट पार ऑफ एक्सचेंज या मिंट पैरिटी, इसके नाम से इनको जाना जाता है। हर देश की करेंसी को गोल्ड में डिफाइन किया जाता है और फिर इनके बीच एक्सचेंज रेशियो जो है वो बनाया जाता है, ठीक है बेटा। फिर है आगे ब्रिटन वुड सिस्टम। फिर एक सिस्टम और आया, ब्रिटन वुड्स सिस्टम या एडजस्टेबल पेज सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, इनके नाम अच्छे से देख लेना। इसमें क्या हुआ कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होती थी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके और एक्सचेंज रेट को फिक्स करा जाता था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को लिया, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करी। एडजस्टमेंट रिलेटेड होती भी कि किस तरह प्राइस को हाई रखा जाए, लो रखा जाए। और कहते हैं कि ये जो एडजस्टमेंट थी
ये तभी अलाउड थी जब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो इंटरनेशनल लेवल की सबसे बड़ी मनी प्रोवाइडिंग संस्था है वर्ल्ड बैंक के बाद आती है आईएमएफ। अगर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये अगर इस एडजस्टमेंट की इजाज़त देता है तो ही हम इस रेट में कोई एडजस्टमेंट करके और हम एक्सचेंज रेट को डिफाइन करते थे। तो ये सिस्टम भी जो है ये ख़त्म कर दिया 1977 में, इसको ख़त्म कर दिया और इसके स्थान पर जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, जो कि हमने अभी पढ़ी है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम मार्केट में ले आए। इसको हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ख़त्म कर दिया, लेकिन हो सकता है कि इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आ जाए, तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें यही पॉइंट पूछ सकते हैं कि ब्रिटन वुड्स सिस्टम में एडजस्टमेंट करनी है तो किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, आईएमएफ की अनुमति किस रेट के लिए चाहिए, किस सिस्टम में चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। चलते हैं पेज नंबर 12 की तरफ। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर हमें दे रखे हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इनके बीच में डिफरेंस दे रखा है। तो सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ये किसके द्वारा डिसाइड होती है, डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, डिसाइडेड बाय फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में उस फॉरेन करेंसी की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसके बेस पर डिसाइड होती है ये रेट, और ये इसको गवर्नमेंट फिक्स करती है। दूसरा, चूंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो गवर्नमेंट को यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है उसको बहुत ज़्यादा हाई रखना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद फिक्स करती है तो उसके लिए उसके पास फॉरेन करेंसी का जो भंडार है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि इस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को एक पर्टिकुलर लेवल पर, यानी जो एक्सचेंज रेट होती है उसको एक पर्टिकुलर लेवल पर फिक्स किया जा सके। इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का होना जरूरी है ज़्यादा। लेकिन इसमें इस प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई के द्वारा, और उसमें फ्लक्चुएशन आता रहता है। तीसरा, जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है तो कभी हाई कर लेती है, कभी लो कर लेती है, तो उसे हम नाम देते हैं डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन किसका इम्पैक्ट है, किसका परिणाम है। ये गवर्नमेंट के द्वारा जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज किया जाता है उसके प्रभाव होते हैं। गवर्नमेंट हाई करती है रेट, एक्सचेंज रेट, तो डीवैल्यूएशन, कम करती है तो रिवैल्यूएशन। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से जब एक्सचेंज रेट कम या ज़्यादा होती है तो उसे हम डेप्रीसिएशन या एप्रीसिएशन वर्ड का यूज करते हैं। जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है तो डेप्रीसिएशन, एक्सचेंज रेट घट जाती है तो एप्रीसिएशन। ठीक है, तो ये टर्म्स में यूज की जाती है। उसके बाद फोर्थ आता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टा, जुआ। स्पेकुलेशन इस जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसमें संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेट फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, और यहाँ पर जो रेट है वो फ्लेक्सिबल है, इसलिए यहाँ पर जो स्पेकुलेशन है उसकी संभावना होती है। उसकी संभावना होती है कि भाई डिमांड और सप्लाई है, पता चला कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ने वाली है तो किसी ने पहले ही उन करेंसी को खरीद लिया कि जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो हम इस फॉरेन करेंसी को हाई रेट पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये जुआ, सट्टेबाजी कहा जाता है। तो इस प्रकार की एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन यानी सट्टेबाजी की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है, यहाँ पर कम होती है। हाँ, हो सकती है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से इस रेट को फिक्स करती है। अगर कुछ संभावना नजर आती है तो बाकी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पेकुलेशन की संभावना बहुत कम होती है, रेयरली हो सकती है, यहाँ पर फुल होती है। तो ये था बेटा हमारा इन दोनों रेट के बीच में डिफरेंस। ठीक, इसके बाद है कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को अबेंडोन क्यों किया गया। अबेंडोन का मतलब होता है खत्म करना, अबेंडोन खत्म करना। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को इसलिए खत्म किया गया क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में बेटा बहुत ज़्यादा मात्रा में गोल्ड रखना पड़ता था। बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रखना पड़ता था, गोल्ड रखना पड़ता था,
जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे गोल्ड का जो रिजर्व वो होता नहीं था और रखना पड़ता था। जब हमारे पास गोल्ड की सप्लाई ही नहीं है तो हम इतना बड़ा रिजर्व कहाँ से रख पाएंगे, इसलिए इस सिस्टम को क्या कर दिया गया, अबेंडन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। पेज नंबर 13 पर आते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का निकलेगा, मैनेज्ड या डर्टी फ्लोटिंग, मैनेज्ड या डर्टी फ्लोटिंग। ये क्या है कि ये एक गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई किया गया एक टूल है। किस लिए टूल किया जाता है? गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर आरबीआई है, क्योंकि आरबीआई डील करता है सारी फॉरेन करेंसी के अंदर। टू डोमेस्टिक वैल्यू, हम चाहते हैं टू कीप डोमेस्टिक करेंसी विदिन डिजायर्ड लिमिट। हम चाहते हैं कि हमारी फॉरेन करेंसी जो है वो एक निश्चित सीमा के अंदर रहे। जैसे अभी $1 हम मान के चलते हैं, मान लो 72 से 75 के बीच चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ये जो एक्सचेंज रेट है ये 65 और 70 के बीच ही रहना चाहिए। तो हम इस प्रकार से कुछ ऐसी ट्रिक करते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट ऐसे टूल्स अप्लाई करती है कि ये जो रेट है ना इससे कम जाए ना इससे ज़्यादा जाए, एक डिजायर्ड लिमिट के अंदर हम डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रखना चाहते हैं। अच्छा जी, इट इज ए मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड रेट। इसमें फिक्स्ड रेट भी जो होती है वो रोल पे करती है, और जो फ्लेक्सिबल होती है डिमांड सप्लाई वो भी रोल पे करती है। यानी सभी प्रकार की जो एक्सचेंज रेट होती है उन सब का ये मिक्सचर है। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि इस मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग को क्यों यूज किया जाता है। डोमेस्टिक करेंसी को डिजायर्ड लिमिट के अंदर रखना। यहाँ पर हो सकता है कि क्वेश्चन चेंज कर दे, फॉरेन करेंसी को डिजायर्ड लिमिट में वो रखना, तो आप होगे डोमेस्टिक करेंसी को एक डिजायर्ड लिमिट के अंदर रखना ही इस मैनेज या डर्टी फ्लोटिंग का काम होता है। अच्छा, अब इसमें देखो स्टार लगा के लिखा हुआ आगे, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द सेंट्रल बैंक सो दैट द एक्सचेंज रेट इज मैनेज्ड विद द डिजायर्ड लिमिट। और इस लिमिट को डिजायर्ड लिमिट के अंदर रखने के लिए इस रेट को जो आरबीआई होता है वो ही फॉरेन एक्सचेंज जो होता है उसको परचेज कर लेता है या उसको सेल कर देता है। वो खुद ही इनकी परचेज सेल में बिजी रहता है ताकि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो एक लिमिट के अंदर बंधी रहे। तो ये होता है बेटा मैनेज्ड फ्लोटिंग। फिर चलते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। यानी हमें फॉरेन एक्सचेंज यानी जो करेंसी है विदेशी करेंसी उनकी डिमांड क्यों होती है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं कि हमें फॉरेन करेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। इंडिया को डॉलर की आवश्यकता क्यों पड़ी, इंडिया को डॉलर की आवश्यकता क्यों पड़ी, पौंड की आवश्यकता क्यों पड़ी, येन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रीजन होंगे ना कि हमें इन फॉरेन करेंसी को अपने यहाँ पर रखना पड़ता है, इनका भंडार बना के रखना पड़ता है ताकि हम जब भी जरूरत पड़े इन फॉरेन करेंसी को यूज करने की तो हम इस प्रकार के भंडार में से उसको यूज कर सकें। तो देखिए पॉइंट दिए हुए एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट है कि जो इंटरनेशनल लोन्स होते हैं उनकी पेमेंट के लिए इंडिया ने यूएसए से डॉलर के अंदर लोन ले रखा है। इंडिया ने यूएसए से लोन लिया हुआ है $5,000 का, इतना लिया हुआ है। अब जब लोन ले लिया तो इंडिया ने तो इनको क्या करवा लिया, कन्वर्ट करा लिया अपने यहाँ पर। अब हमें जब इस लोन की रीपेमेंट करनी पड़ेगी 6-8 महीने के बाद तो हमारे पास $5,000 होने चाहिए ना, क्योंकि यूएसए तो पेमेंट डॉलर में स्वीकार करेगा। तो हम इन डॉलर के बराबर जो रुपीज हैं वो आरबीआई के पास ले जाएंगे और कहेंगे भी हमें डॉलर दे दो, क्योंकि सामने वाली पार्टी डॉलर में पेमेंट मांग रही है। तो आरबीआई हमें इतने डॉलर तभी दे पाएगा ना जब आरबीआई के पास डॉलर का भंडार पड़ा हो। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों चाहिए,
ताकि हम इंटरनेशनल जो लोन्स होते हैं उनको चुका सकें। ठीक है, आगे है, अगर हम दूसरे देशों में पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज, अगर हम दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दूसरे देशों में तो रुपया चलता नहीं है, तो हमें वहां पर पैसा लगाने के लिए अपने इंडियन रुपीज को उनकी करेंसी में कन्वर्ट करा के ले जाना पड़ेगा। यूएसए में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो डॉलर लेके जाने पड़ेंगे आपको, ब्रिटेन में जाओगे तो पाउंड लेके जाने पड़ेंगे, जापान में जाओगे तो येन लेके जाने पड़ेंगे, येन। ठीक है, तो ये करेंसी हमें इसलिए चाहिए ताकि हम दूसरे देशों में अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर भी क्या हो कि हमारे पास इन करेंसी का भंडार अवेलेबल हो। फिर है बेटा, फॉर इंपोर्ट फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड, जो एफसी है इसका मतलब फॉरेन करेंसी। इंपोर्ट के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, आपने यूएसए से लोन की बजाय माल मंगवाया तो यूएसए को जब पेमेंट करोगे तो उसके लिए फॉरेन करेंसी चाहिएगी। फिर है फोर्थ पॉइंट, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम एब्रोड, अगर आपने एब्रोड से कोई डायरेक्ट परचेज किया है तो भी आपको फॉरेन करेंसी चाहिएगी। यानी कि कुल मिला के अगर आपको फॉरेन करेंसी अपने देश से बाहर भेजनी है किसी भी टाइप में, आपको फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी, यानी फॉरेन एक्सचेंज का भंडार ज़्यादा रखना पड़ेगा। अच्छा, अगला है, इंडिया अगर किसी दूसरे कंट्री को कोई ग्रांट देना चाहता है, कोई डोनेशन देना चाहता है, तो दूसरे देशों को तो डोनेशन तब दे पाएगा ना जब उस देश की करेंसी उसके पास होगी, तब चाहिए हमें। अगर हम विदेशों में फैक्टर पेमेंट करना चाहते हैं, अगर हमने विदेशों में कोई सहायता ली है किसी भी फैक्टर पेमेंट को लेकर, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, वेजेस, इनकी पेमेंट हम विदेशों में करना चाहते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिएगी। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग वी रिक्वायर फॉरेन करेंसी। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करनी है, हमें सट्टा लगाना है, तो सट्टा तभी कामयाब होगा जब हमारे पास फॉरेन करेंसी होगी। हम एक देश की करेंसी को खरीद कर और दूसरे देश की करेंसी दूसरे देश के अंदर बेच देते हैं या उस पर एक्सचेंज करा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फायदा मिलेगा। तो देश आपस में क्या करते हैं, इसने दूसरे देश की करेंसी को खरीद लिया और पता चला कि इस करेंसी को अगर मैं इसमें कन्वर्ट करा लूँ या इसमें कन्वर्ट करा लूँ तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो एक दूसरी जो कंट्रियां हैं वो क्यों रखती है फॉरेन एक्सचेंज, ताकि अगर उन्हें कहीं पर सट्टे की संभावना नजर आए, जुए की संभावना, तो वो इन करेंसी को यूज करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकती है। तो ये थे बेटा डिमांड के कंपोनेंट, यानी हमें दूसरे देशों में फॉरेन करेंसी देने के लिए डिमांड करनी ही करनी पड़ेगी और वो इन रीजन से होती है। अब बात कर लेते हैं कि हमें सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कहां से फॉरेन करेंसी हमारे पास आ सकती है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कहां से सप्लाई आ सकती है। आप दूसरे देश को कोई माल एक्सपोर्ट करोगे तो वहां से जो करेंसी आएगी वो आपके इंडिया में आएगी और आप उसे अपने रुपीज में कन्वर्ट करा लेंगे। तो इंडिया में जब वो आएगी तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के जो भंडार है उसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है, अगर कोई बाहर का निवासी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एब्रोड, उसमें था टू एब्रोड, इसमें है फ्रॉम एब्रोड। अगर विदेशों का पैसा इंडिया में आ रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो हमारे पास बेटा क्या होगा, तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई होगी। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने हमारे इंडिया से कोई चीज खरीदी है डायरेक्टली तो भी, अगर हमने लोन लिया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो लोन लेंगे तो फॉरेन करेंसी बढ़ेगी, जब लोन चुकाएंगे तो ये फॉरेन करेंसी हमारी कम हो जाएगी। अगर हमें दूसरे देशों से ग्रांट मिल रही है, डोनेशन मिल रहा है, तो ग्रांट और डोनेशन दूसरे देश की करेंसी में आएंगी, हमारे देश की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो बढ़ेगा। इनकम रिसिप्ट, अगर हमारा कोई विदेशी हमारा कोई भारत का नागरिक विदेश में काम करता है और वहां से वो क्या करता है, वहां से इनकम जनरेट करता है वो, तो वहां की इनकम हमारे इंडिया में आएगी। एनआरआईज जो होते हैं वो रेमिटेंस करते रहते हैं हमारे इंडिया में, यानी दूसरे देश की करेंसी जिन जिन कारणों से भारत में आएगी वो सप्लाई के कंपोनेंट होंगे, और जिन जिन रीजन से हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व मीन्स हमारे पास समझ लो एक थैला सा है, उसके अंदर डॉलर भी पड़े हुए हैं, उसके अंदर पाउंड भी, उसके अंदर येन भी, या अदर देश की जो करेंसी है वो पड़ी है।
तो ये थैला कब भरेगा, जब ये सप्लाई आएगी तब। और ये थैला कब कम होगा, जब इसमें से निकाल के हम, यानी कि डिमांड जब होगी, हमें कोई लोन चुकाना है विदेश में कोई एक्सपोर्ट किया है, तो यहाँ से ये पैसा कम होता रहेगा। तो ये सप्लाई और डिमांड के हमारे कंपोनेंट थे। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं बेटा इसमें, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा बेटा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऐसा मार्केट जहां पर कि डिफरेंट कंट्रीज की, एक ऐसा मार्केट वेयर डिफरेंट नेशनल करेंसीज ऑफ ऑल कंट्रीज आर डील्ड इन मतलब व्यापार होता है। एक ऐसा मार्केट जहां पर कि हर देश की अपनी अपनी जो करेंसी होती है उसके अंदर व्यापार होता है, वो मार्केट कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसका कोई पर्टिकुलर पैलेस नहीं होता है। हमारे इंडिया में जो या हर देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसके पास फॉरेन एक्सचेंज को रखने का अधिकार होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया, यानी कि जब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री हुआ है, यानी कि जब से इंटरनेशनल व्यापार की अनुमति मिली है, तब से कोई भी देश किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें होने के बाद ये जो इंटरनेशनल मार्केट है ये क्या बन गया कि अब कोई भी देश किसी भी देश में जाकर अपनी करेंसी वहाँ ले जाएगा और उसकी करेंसी में कन्वर्ट करा के अपने काम को निपटा देगा। तो ऐसा मार्केट जहाँ पर कि हर देश की करेंसी डील होती है वो कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इस मार्केट के फंक्शन क्या है, इस मार्केट के फंक्शन है, सबसे पहले तो है ट्रांसफर फंक्शन। सबसे पहला है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब होता है कि हर देश को अब ये पावर मिल गई है कि वो अपने देश की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी में ले जा सकता है, यानी दूसरे देश की करेंसी से उसको कन्वर्ट करा सकता है, दूसरे देश की चीज़ों को परचेज कर सकता है, दूसरे देश की चीज़ों को दूसरे देश में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये है हमारा ट्रांसफर फंक्शन, यानी किसी भी देश में जाकर कोई भी काम करना। उसके बाद आता है बेटा क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो डील होती है वो कैश में ना होकर क्रेडिट में होती है। जैसे 3 महीने बाद हमें इंपोर्ट की पेमेंट करनी है, तो इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा भी संभव है कि आप 3 महीने का जो इंपोर्ट हो कर लो और बाद में उसकी पेमेंट कर दो उधार में। तो उधार ट्रांजैक्शंस को भी ये मार्केट क्या करता है, अप्रूव करता है। कोई बात नहीं, एक्सपोर्ट आपने आज कराए, 3-4 महीने बाद उसकी पेमेंट आएगी, कोई बात नहीं, ऐसा भी चलेगा। फिर है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन को स्पेकुलेटिव भी कहते हैं, यानी कि अगर आपको संभावना लग रही है कि किसी देश की करेंसी महंगी है तो आप क्या करो कि उस करेंसी को सस्ते में खरीद लो, कहीं से भी अगर वो मिल रही है तो, और उस देश में जाकर जहां वो महंगी है वहां पर उसको कन्वर्ट करा लो, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपने किसी देश से डॉलर परचेज करे और ये डॉलर जब आप ब्रिटेन में ले जाओगे तो वहाँ पौंड इनके बदले ज़्यादा मिलेंगे, और आपने यहाँ पर डॉलर खरीदने के लिए 10,000 रुपये दिए, और जब आप इन पौंड को खरीद कर उनको रुपीज़ में कन्वर्ट कराएंगे तो आपको मिलेंगे 12,000। तो ये हेजिंग होती है कि एक देश की करेंसी को सस्ते में खरीदना और दूसरे देश में जाकर उसको महंगा बेचकर पैसे ले लेना। तो ये हेजिंग फंक्शन भी फॉरेन मार्केट में आया है। जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वहाँ पर आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक प्रैक्टिकल चैप्टर दिया हुआ है, वहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताया जाता है कि किस प्रकार प्रॉफिट और लॉस होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑपरेशंस। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑपरेशंस, ये 2 प्रकार से होते हैं बेटा। एक होता है स्पॉट
स्पॉट या इसको करंट भी कहते हैं, और एक होता है बेटा फॉरवर्ड। हमने कहा एट द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई, यानी कि हैंड टू हैंड जहां पर वो घटना घटी वहीं पर तुरंत निपटारा हो गया उसका। तो स्पॉट मार्केट वो होता है जो कि करंट ट्रांजैक्शंस में डील करेगा, जो ट्रांजैक्शन जिस टाइम होती है उसी टाइम उसका सेटलमेंट हो जाएगा, तो वो मार्केट कहलाएगा स्पॉट मार्केट। और जिस मार्केट में आप किसी भी एग्रीमेंट को या किसी भी ट्रांजैक्शन को साइन तो करोगे आज, लेकिन उसकी डिलीवरी होगी या पेमेंट होगी इन फ्यूचर, तो इसे बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड मार्केट ऑपरेशंस। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की और उसका सेटलमेंट आपने हैंड टू हैंड कर दिया तो स्पॉट मार्केट, और अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी तो आज है लेकिन उसका सेटलमेंट होना है फ्यूचर में, तो उसे बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा जी, तो इसमें ये लिखा गया है कि द मार्केट विच हैंडल्स ओनली स्पॉट और करंट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट। इस मार्केट में जो रेट डिसाइड होती है उसे बोलते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट, और इसकी रेट को बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है पेज नंबर 15 के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉट मार्केट। सबसे पहले तो ये डेली नेचर का मार्केट होता है, ये फ्यूचर डिलीवरीज में डील नहीं करता। दूसरा, इस मार्केट में जो रेट डिसाइड करी जाती है वो कहलाती है स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज रेट, और ये रेट उसी टाइम प्रिवेल करती है जिस टाइम ट्रांजैक्शन हुई है। अभी ट्रांजैक्शन हुई है 10-11 बजे, तो अभी की जो रेट होगी उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। अब आते हैं फॉरवर्ड मार्केट में। फॉरवर्ड मार्केट में कहा है कि वो मार्केट जो कि डील करता है फ्यूचर डिलीवरीज में, फ्यूचर में आपकी वो ट्रांजैक्शन सेटल करी जाएगी। तो आज साइन तो हमने उस ट्रांजैक्शन को आज कर दिया, लेकिन जब वो कंप्लीट होगी तो वो होगी फ्यूचर में। आज हमने कॉन्टैक्ट कर लिया 10,000 गुड्स जो यूनिट्स मंगवाने का, लेकिन वो यूनिट्स आएंगी कब? 2-3 महीने बाद। तो आपने फ्यूचर की ट्रांजैक्शन आज करी है, तो इसे कहा जाएगा फॉरवर्ड मार्केट ऑपरेशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये केवल फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में डील करता है, स्पॉट में नहीं करता। अगली है, इसके अंदर जो रेट डिसाइड किया जाता है वो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट होता है, और इसमें जो रेट डिसाइड किया वो रेट होगा जो कि फ्यूचर में जब वो ट्रांजैक्शन सेटल होगी उस टाइम काम आएगा। इसमें तो अभी जो रेट चल रहा है वो काम आएगा, इसमें वो रेट काम आएगा जो कि फ्यूचर में जो उस ट्रांजैक्शन को सेटल किया जाएगा उस टाइम जो रेट होगा वो यहाँ पर उस रेट के लिए लिया जाएगा। जैसे यहाँ आपने $10,000 की पेमेंट करनी है और अभी रेट चल रहा है फिलहाल 50, तो आपको 5 लाख रुपए की पेमेंट या डिलीवरी या जो रिसिप्ट है वो अभी के भी हो जाएगी। आपने आज साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर जो $1 है वो है फिलहाल ₹70 का, लेकिन जब ट्रांजैक्शन की डेट आई यानी कि जब हमारी पेमेंट की डेट आई या रिसिप्ट की डेट आई उस टाइम $1 हो गया है बेटा 60 का। तो जिस दिन साइन करते हैं उस दिन जो रेट है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, जबकि जिस दिन उस ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट होना है उस दिन जो ट्रांजैक्शन वो रेट होगी वो काम आएगी। इसकी तरह नहीं है कि जो अभी रेट है वो ले ली, तो इन दोनों की रेट में डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा, कॉन्टैक्ट क्यों किया जाता है, हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? देखो मुझे पता है कि आज जो डॉलर है वो ₹70 का बिक रहा है, और मैंने क्या कर दिया, मैंने एक्सपोर्ट करा है, तो एक्सपोर्ट अगर करा है तो मेरे पास पैसे आएंगे, डॉलर आएंगे। मेरे को डर है कि आज से 3 महीने बाद ये जो डॉलर है ये 68 रुपये का होने वाला है। मेरे को मार्केट से सूचना मिली है कि आज से 3 महीने बाद ये डॉलर 68 रुपये का आने वाला है। तो मैंने एक्सपोर्ट किया है ये सोचकर कि मेरे को 70 के हिसाब से पेमेंट आएगी, जबकि पेमेंट आएगी एक्चुअल में 68 के हिसाब से। तो ये क्या करता है, आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है उस सामने वाले सप्लायर के साथ कि भैया 70 रुपये के हिसाब से मैं रेट लूंगा। अब अगर ये रेट 3 महीने बाद 72 का हो जाता है
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 68 का हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 68 का हो गया तो इसको 2 रुपये का मुनाफा हो जाएगा क्योंकि इसने 2 रुपये ज़्यादा ले लिए। अगर ये 72 का हो गया तो इसको 2 रुपये का घाटा भी हो जाएगा क्योंकि ये सोचेगा अरे यार आज की रेट का पेमेंट लेते तो ज़्यादा पैसे आते, और यहाँ पर इसको फ़ायदा होगा। तो ये हम इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में जो वेरिएशन होगा एक्सचेंज रेट में उससे हमारे प्रॉफिट या लॉस को कोई प्रभाव ना पड़े। 70 में बेचा है, 70 रुपये आने चाहिए मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं रेट घटते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फॉरवर्ड मार्केट में हेजिंग जो होती है, हेजिंग स्पेकुलेशन वो होती है। तो ये होता है बटा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट का चैप्टर कंप्लीट। ये एक डिफरेंस गिवन है स्पॉट मार्केट फॉरवर्ड मार्केट में, ये आप इजीली कर सकते हैं। और इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, और जो पेपर होगा हमारा 15 तारीख को उसमें बढ़िया परसेंटेज लेके आना। ठीक है बेटा, थैंक यू।